आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि असम को आजादी के समय पूर्वी पाकिस्तान में मिलाने की बात भी चल रही थी। वो तो भला हो गोपीनाथ बारदोलोई का, जिन्होंने अपनी ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े होकर असम को देश से अलग होने से बचाया। हालांकि इसके बाद भी असम के लिए चुनौतियां कम नहीं हुई। असम भारत में तो रह गया, लेकिन असम को भीतर से खोखला करते रहने का जो काम है वो चलता रहा। बीते 50-60 वर्षों में स्ट्रेटेजिक तरीके से असम पर इस्लामी संस्कृति थोपी गई। एजुकेशन से लेकर इलेक्शन तक हर जगह इस्लामिक कल्चर देखने को मिला। असम में राज्य सरकार के पैसे से मदरसे चलाए गए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी जनसंख्या मुस्लिमों की है तो उनको तो खुश करना ही होगा। राज्य सरकार इन मदरसों को फंड देती थी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम करती थी, उनके आलिमों और मौलवियों को सैलरी देती थी। और वहां क्या पढ़ाया जाता था ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। कॉमन सेंस रखने वाला आम आदमी भी जानता है कि मदरसे में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। एक आंकड़े के अनुसार मदरसों पर हर साल असम सरकार 260 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च करती थी। आप सोचिए कि एक तरफ संविधान में साफ साफ लिखा है कि राज्य अपने पैसे से कोई रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकता, जबकि दूसरी तरफ असम में सरकार के पैसे से बच्चों को मजहबी शिक्षा प्रदान की जा रही थी। असम के मदरसों में अरबी भाषा पढ़ाई जाती थी। आप खुद सोचिए कि एक आसामी बच्चा अरबी सीखकर क्या करेगा। उसकी संस्कृति तो असम की भाषा में है, लेकिन मदरसों में अरबी और फारसी सिखाकर कहीं ना कहीं असम की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। और सिर्फ कहानी अरबी तक सीमित नहीं रही, बल्कि संगीत का तो नाम लेना भी हराम माना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ तो इस्लाम के लिए मौलवी तैयार किए जा रहे थे। संगीत के अलावा आर्ट्स, असामिया कल्चर और यहाँ तक कि खेल कूद तक के लिए बच्चों को आजादी नहीं दी जाती थी। आप सोचिए कि एक बच्चा अगर खेलेगा नहीं, नाचेगा गाएगा नहीं, आर्ट्स के बारे में नहीं जानेगा, तो भला उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे होगा। और मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं कि मौलवी इमाम बनाने के सैकड़ों कारखाने जो असम में चल रहे थे वो आपके और मेरे टैक्स के पैसे से चल रहे थे। वो तो भला हो हिमंता बिस्वा शर्मा का, जिन्होंने मदरसों को मिडिल स्कूल्स में बदलने की शुरुआत की और लगभग 1300 मदरसों को मिडिल स्कूल्स में बदल भी दिया। जिन मदरसों में पहले अरबी भाषा पढ़ाई जाती थी वहां पर अब बच्चे आसामी, हिंदी, मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ रहे हैं। वहां गेम्स के लिए एक अलग से दिन होता है। वहां बच्चा आर्ट और म्यूजिक भी सीख सकता है। ये तो हुई एजुकेशन की बात, लेकिन एजुकेशन से अलग हटकर अगर हम लेजिस्लेशन की ओर आते हैं तो असम का इस्लामीकरण सिर्फ स्कूलों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उस विधानसभा तक भी इसकी घुसपैठ हो गई थी जहां से असम के लोगों के लिए कानून बनाए जाते हैं। असम की विधानसभा में 126 विधायक चुनकर जाते हैं। और आपको पता है कि असम की विधानसभा में एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती रही है कि असम विधानसभा में हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए 3 घंटे की छुट्टी होती थी। और यह प्रावधान पिछले कई दशकों से चल रहा था, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने वर्षों से चले आ रहे इस प्रावधान को भी खत्म किया। और इस पर कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की AIUDF पार्टियों ने खूब शोरगुल भी किया, लेकिन उसका असर जमीन पर देखने को नहीं मिला। हिमंता सरकार का यह निर्णय एक तरफ तो राज्य में हर समुदाय के साथ एक समान व्यवहार करने की नीति दिखाता है, और दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हॉलीडेज को भी सांप्रदायिक बना देने की कोशिशों को रोकता है। असम के इस्लामीकरण में उस साहित्य का भी बड़ा हाथ है जो बांग्लादेश जैसे देशों से आता है और लोगों को जिहाद की तरफ बढ़ाता है। असम की सरकार ने हाल ही में ऐसे तमाम इस्लामिक कट्टरपंथी लिटरेचर्स को सीज किया। इसमें अंसार उल बंगला टीम, अल कायदा जैसे इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसों की किताबें भी थी जिन पर सीधे बैन लगाया गया। लेकिन सिर्फ आदेश देने से काम नहीं चलता, कई बार डंडा भी चलाना पड़ता है, और असम सरकार डंडा चलाने से पीछे नहीं रही। जिन लोगों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और इस्लामिक उम्मा का एजेंडा चलाने की कोशिश की, उन पर भी बहुत तगड़ा एक्शन लिया गया और ऐसा करने वाले 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। इसमें तो एक MLA पर NSA भी लगाया गया था और CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर असम में रहकर पाकिस्तान की पूजा की जाएगी तो टांगे तोड़ दी जाएगी। हालांकि इसके अलावा कट्टर इस्लामिक सोच ने असम में इल्लीगल तरीके से लैंड एक्विजिशन को भी बड़े पैमाने पर अंजाम दिया। आमतौर पर जब भी किसी संगठन द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा लैंड जिहाद शब्द का उपयोग किया जाता है तो एक पूरा इकोसिस्टम होता है जो उस व्यक्ति को, उस संगठन को सांप्रदायिक बता देता है। लेकिन शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर घुसा लेने से समस्या खत्म नहीं हो जाती। लैंड जिहाद इस समय की रियलिटी है। असम में हिमंता सरकार ने पिछले कुछ महीनों में 1.5 लाख बीघे जमीन को घुसपैठियों के अवैध अतिक्रमण से छुड़ाया है। घुसपैठिए आते थे, खाली जमीन देखते थे, उस पर बस जाते थे, धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ती थी और उसके बाद आसपास के कल्चर को वो लोग खा जाते थे। लेकिन उनके द्वारा कब्जाई गई जमीनों को मुक्त कराकर हिमंता सरकार ने कहीं ना कहीं यह प्रयास किया है कि असम में इस तरह की आजादी घुसपैठियों को नहीं दी जाएगी। जो असम धीरे धीरे शरिया स्टेट बनने की ओर अग्रसर था,
उसी असम को वापस से उसकी हिंदू आइडेंटिटी से जोड़ने की कोशिश हिमंता सरकार के द्वारा की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री ने तो हाल में यह भी कहा है कि असम किसी प्रकार के मजहबी कट्टरपन को एंटरटेन नहीं करेगा और जल्द ही असम यूसीसी भी लागू करेगा। हिमंता बिस्वा शर्मा असम में जिस तरह की फाइटिंग स्पिरिट दिखा रहे हैं, वह कहीं ना कहीं असम के हिंदुओं को और फिर आगे चलकर देश के हिंदुओं को भी इंस्पिरेशन देगा कि 40% मुस्लिम आबादी होने के बाद भी अपनी संस्कृति को मरने से रोका जा सकता है।